हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच जो मेहमान है वो एक सेल्फ मेड पर्सन है, प्रोफेशन से रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और दिल से कविताएं लिखते हैं और इनको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, इन्हें गेम्स का बहुत शौक है। एक एथलीट भी रहे हैं, बचपन में पतंगे भी खूब उड़ाई हैं और इसके साथ इनको डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मिलते हैं हमारे मल्टी टैलेंटेड मिस्टर राजन मेहरा जी से। राजन मेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया और हमारा अच्छा इंटरेक्शन होगा। हाँ जी, जरूर जरूर। तो आप सबसे पहले अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, जरूर बताऊंगा। मेरी जो जन्मभूमि है अमृतसर है। तो बचपन में हम लोग जैसे बच्चे खेलते हैं, हम भी छोटे छोटे गेमें खेलते थे, कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, भागते थे, पतंगे उड़ानी, ये सब हमारे रहते थे दिनचर्या। तो आपने बचपन में कभी सोचा था कि आप आगे चल के इतनी कविताएं लिखेंगे, बिजनेस भी इतने अच्छे से संभालेंगे, इतना सब कुछ करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, ये तो वक्त ही कराता है। हम खेलते थे, क्रिकेट खेलने का शौक हुआ, टेबल टेनिस का शौक हुआ, बैडमिंटन का शौक हुआ। फिर धीरे धीरे करके हम फुटबॉल में भी आ गए, लेकिन 2 गेमों में फिर हमने उस पर कंसंट्रेट करा, क्रिकेट और टेबल टेनिस। और ऐसे ही हमारे स्कूल कॉलेज निकल गए। स्कूल कॉलेज होते होते कई चीजें बदली, कारोबार में आए, जॉब करा। फिर एक दिन 2017, ये मई का महीना था, अचानक मन करा कुछ लिखूं। 2-4 लाइनें लिखी, आइडिया क्रिएट हो गया, लिखना शुरू कर दिया। तो मेरा कोई ऐसा कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये सिर्फ एक नेचुरल मेरे पास आया। तो ये मई का महीना ही चल रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, तो आप कुछ 2 लाइनें सुना दीजिए फिर। मैं 2 लाइनें क्यों, आपको 10 लाइनें सुनाता हूँ जी, वो मैं इंग्लिश में सुना रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर सुनाइए। आपकी अपनी लिखी हुई जरूर जी बिल्कुल, मैं आपको सुना रहा हूँ जी। मेरी मदर का कल जन्मदिन था, 1 मई को। तो मैं हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे जरूर। थैंक यू जी। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा और मौका क्या मिलेगा, क्योंकि मदर्स डे भी आ रहा है। हाँ जी, तो ये इंग्लिश और हिंदी का मिक्स है। तो मैं ये आपके सामने, सब ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे मम्मी, टुडे इज द डे, टर्निंग 81 बट योर स्पिरिट स्टिल इन प्ले। आपके साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। Your love and care we will forever cherish and cling. A mother like you, a treasure so rare, sacrifices you have made beyond compare. हम आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूल सकते। Your kindness and love we will forever hold. You shine like gold with a heart so pure. आपकी दुआओं से हमने सब कुछ पाया। We all love you, मम्मी, from the bottom of our heart. आपकी जिंदगी हमेशा प्यार से भर जाए। May your special day be filled with delight and your life's journey be blessed with love and light. हम आपको प्यार करते हैं मम्मी जी। हैप्पी बर्थडे with all our love today and always. मेरी कलम से। वेरी गुड। तो आप तो ये हैप्पी मदर्स डे के लिए भी एक बहुत ही अच्छी पोएम है जो सब बच्चों की तरफ से उनकी मम्मी के लिए है। थैंक यू सो मच। तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप, कोई चीज रही है जिंदगी में, कोई एक मौका, कोई एक कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है और एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है? ठीक है जी, मुझे ना, मतलब मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ। तो मैं उठते उठते ना, जैसे सुबह उठा, थोड़ी मेडिटेशन करी, फिर मैं पार्क चले जाता था। तो मैं पार्क में अकेला घूमता था। तो कोई चीज मुझे अच्छी लगी, कुछ हुआ तो कोई आइडिया क्रिएट हो गया। तो ऐसा कुछ मेरा कोई प्लान नहीं था, बस आइडिया आया, मैंने उसको लिख दिया। बाद में मैंने उसको अगले दिन के लिए नहीं छोड़ा। अगर मुझे कोई रात को भी आइडिया आ गया, मैं उठा और उसको लिख दिया। तो वो जो एक मेरा जर्नी शुरू हुई थी इसी महीने 2017 के अंदर, वो 4 लाइनें से शुरू हुई, वो 16 लाइन तक चले गई। और आपका इतने आपको अवार्ड्स भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिले? जी बिल्कुल, और ये सब परमात्मा की और मम्मी पापा की बहुत दुआएं हैं जी। मैं आपको कहूँ, फैमिली का नेचुरली सपोर्ट होता है, बट मैंने उन्हें पहले ही कहा था
कि ये मेरा एक पैशन है। तो आप इसको कभी इनकम के सोर्स से मत समझना, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरी ना एक तरह से मेरी हीलिंग होती है इससे। और जब मैं ये सुनाता हूँ तो बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, जैसे हम हुए। हाँ, तो मैंने आपसे मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। एक रोहिणी में रहते थे बुजुर्ग, 90 साल की उम्र थी। उनको काफी तकलीफें होती थी। उन्हें पता लगा कि मैं कविता लिखता हूँ। उन्होंने कहा जी आप कविता लिखते हैं, कुछ आप सुना, आपने किताबें भी छापी हैं, तो आप बेच सकेंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा जी मैं पैसे नहीं लूंगा, आपको बेचता हूँ। जब उन्होंने मेरी किताबें पढ़ी, वो इतने खुश हुए, इतना उन्होंने मुझे कहा बेटे की तरह यार आप मेरे हो। हाँ जी। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा, इतने वो इंस्पायर हुए। कह रहे मेरी इतनी तकलीफें थी इधर, मैं आज अपने को इतना यंग महसूस कर रहा हूँ। तो मैं हर टाइम जब भी होता था उनको बेचता था। क्या मैंने कहा अंकल जी आप मेरे एक फादरली एज के हो, मेरे लिए एक बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आज कुछ एक सेवा कर सकता हूँ। तो अब मैं समझता हूँ जो लोग दान देते हैं, इससे अच्छा लोगों की, बुजुर्गों की एक अच्छा एक एनजीओ इस सेवा करने, इससे बढ़िया पुण्य का काम कोई नहीं है। तो ये तो आपने वाकई बिल्कुल लाजवाब बात कही है। तो आपकी निगाहों में, आपके विचार से आप हमारे दर्शकगण को बताएंगे कि रिटायरमेंट क्या है? टायर्ड हो जाना है या रिटायरमेंट, मतलब आपकी राय में रिटायरमेंट क्या है? देखिए, अगर आप मेरी डेफिनेशन में देखेंगे तो रिटायरमेंट की तो कोई एज नहीं होती। कोई 40 साल की उम्र में अपने को रिटायर कहता है, कोई 70 साल की उम्र में भी बड़ा एक्टिव है। और मैं ये सोचता हूँ कि हमने रिटायर क्या होना है। रिटायर में भी एक अलग अलग डेफिनेशन होती है। कोई कहता है कि मैंने इतना कमा लिया है, अब मैं बाकी 15-20 साल मैं अपने कोई हॉबी होगी वो करूंगा, कोई मैं ट्रेवल करूंगा, वेकेशन में जाऊंगा, फैमिली के साथ टाइम दूंगा, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम करूंगा। और कई होते हैं कि वो कहते हैं नहीं यार, अब हमने सर्विस कर ली 35 साल 40 साल, अब हम थक गए हैं, कुछ है, कईयों को कोई तकलीफें होती हैं, और कई अपनी मर्जी से ही रिटायर हो जाते हैं 40। पर मेरी डेफिनेशन में मैं रिटायर होना नहीं चाहता। मैं कहता हूं जब तक ये शरीर एक्टिव है, काम कर सकते हैं तो करते रहना चाहिए। और क्योंकि नहीं तो हम बाकी टाइम क्या करेंगे। हाँ जी। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। ठीक है, तो आप, मुझे जैसे पढ़ने का शौक है, लिटरेचर का, लिखने का, पार्क में जाने का, स्पिरिचुअलिटी का, तो मुझे लगता है इससे अच्छा आध्यात्मिक वगैरह इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है। तो ये चीज बहुत हल्का महसूस करती है। तो आपने हमारे दर्शकगण को रिटायरमेंट के बाद या रिटायर होने से पहले क्या कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ बताया, लेकिन इसके साथ वो सब ये भी जानना चाहेंगे, ये सब करने के लिए फाइनेंसेस बहुत जरूरी हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। और एक मैं आपसे बात कहना चाहूंगी, हम लोग अक्सर बता देते हैं कि ऐसे सेव करो, यहाँ पर सेव करो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। तो अक्सर मेरे से ये पूछा गया, मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये बात करती हैं, लेकिन जब गुजारा ही नहीं हो रहा तो जोड़ें कैसे, क्या करें? तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो समझ आती है, मुझे हमारे स्कूल कॉलेजों में एक सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो नहीं है। और हम अब उसको क्यों कोसें? हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम बुक्स पढ़ें, अच्छी फाइनेंस की बुक्स होती हैं, प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करें। तो जो आपने सेविंग की बात करी, सेविंग जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ एफडी के अंदर करानी है। हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि अगर हम जिस टाइम अर्न कर रहे होते हैं तो उसका 10 से 20% हम अलग इन्वेस्ट करते हैं। जो सेविंग करते हैं वो इन्वेस्ट करें। होता क्या उल्टा है, हमारी जो इनकम होती है, हम सारा सोचते हैं हमारा घर कैसे चलेगा, बाकी चीजें कैसे होंगी, तो जो एक्सपेंसेस होने के, जो खर्चों के बाद हमारे पास बचता कुछ नहीं है। तो वो ये होता है कि महीना खत्म हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। तो हमने एक डेडिकेटली, रिलीजियसली हम सोचें 10 से 20%, आप 5% शुरू करो, 10% पे आओ, 15% पे आओ, ऐसे करते करते आप अलग एक इन्वेस्टमेंट करो। वो देखो, रातों रात तो कोई चीज नहीं बढ़ती। वो कहते हैं ना कि आप जितनी यंग एज में शुरू करोगे, आप सपोज आप 18 साल 20 साल के हो, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे वो टाइम के साथ ग्रो करेगी, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होगी। तो कंपाउंडिंग का अपना अलग इफेक्ट होता है। बाय द टाइम आप 60 साल के हो जाते हो तो आपका इतना बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। तो वो जब कॉर्पस होगा तो आपको ये चिंता नहीं होगी कि यार ठीक है, मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए हो गए या 3 करोड़ रुपए हो गया, तो मैं साल का 4% 5% भी मैं हर साल विड्रॉ करूंगा, लेकिन मेरा पैसा इन्वेस्ट है, वो ग्रो कर रहा है। और जो पैसा आ रहा है, मेरा घर का कर्जा चल रहा है, मैं उसमें वेकेशन भी जा रहा हूँ, मैं किसी अपनी कोई अच्छे एनजीओ को भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, कोई मैं अच्छे अपना सर्कल भी मैंने बनाया, तो आपको टेंशन नहीं होती उस चीज के अंदर। तो मेरा एक ये मानना है कि
फाइनेंस के लिए जो हर टाइम ही आप तंग हो, लेकिन आपको एक सेविंग हैबिट बनानी पड़ेगी। थोड़े फालतू के खर्चे अवॉइड करने पड़ेंगे। क्या होता है कि हम जरूरत की चीजें लेते नहीं है, लग्जरी में चले जाते हैं। हाँ जी। हम आज हमारी उम्र है 30 साल 25 साल, हम घर लेने का प्लान अभी पोस्टपोन कर सकते हैं। हमें गाड़ी बड़ी नहीं लेनी, हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना है। हम इस काबिल बन जाएं कि हम एक कुछ पैसा ही जोड़ लें। देखो आज आपने शादी भी करनी है तो एक पैसा कॉर्पस चाहिए आपके लिए, इसके लिए भी। तो ये चीज प्लानिंग करोगे तो सब चीज पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि सब चीज सुनने से होता है, वो एग्जीक्यूट करने से ही होता है। गलतियां होंगी, गलतियों से इंसान सीखता है। हाँ जी, ये तो मिस्टर राजन ने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जैसे ही जो इनकम है, खर्चे से पहले हमें उसका कुछ पार्ट जोड़ लेना चाहिए जो हमारे आगे बहुत काम आएगा। तो थैंक यू, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात थी। और चलिए, फाइनेंसेस के भी हो गए, रिटायरमेंट के पहले बाद में करने के लिए बहुत कुछ हो गया। अब आते हैं हेल्थ पर। तो सेहत के लिए हमारे दर्शकों को आप क्या देंगे सर? मैं इसमें बहुत थोड़ा डिटेल बताऊंगा। सेहत सबसे बड़ा वेल्थ है। हाँ जी। क्या होता है कि हम सारी जिंदगी तो मिन्नतें करते रहते हैं, हमारा टाइम ही नहीं होता। हम कहते हैं यार हम यंग हैं, हम करेंगे 14 घंटे 15 घंटे सो, लेकिन हमारे लिए हेल्थ भी हिसाब से, सिर्फ हेल्थ सैर करने से, मेडिटेशन करने से, योगा करने से नहीं, हम डाइट क्या ले रहे हैं वो बड़ी मैटर करती है। हमारा लाइफस्टाइल क्या है वो बड़ा मैटर करता है। अब हम रात को 2-2 3-3 बजे सोएंगे तो नेचुरली हम 5 बजे 6 बजे 7 बजे तो उठेंगे नहीं। कम से कम 6-7-8 घंटे की नींद चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप टाइमली सोएं, 10-11 बजे सो जाएं, सुबह 5 बजे भी उठें तो इतना फ्रेश महसूस करता है बंदा कि आप अपना आराम से कोई 15 मिनट परमात्मा को याद करो, ऐशो। उसके बाद आप अपना जाओ, पार्क जाओ, 4 लोगों से मिलो, नहीं है तो अकेले घूमो, कुछ किताब अच्छी पढ़ो, कुछ हॉबी आपकी है, कोई गेम ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स करो। तो क्या होता है, आपका घंटा 1.5 घंटा जो ये होता है ना, आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि आप अपने को काम में भी इंजॉय करना शुरू कर देते हो। तो वो काम आपको बोरियत नहीं लगता, वो काम आपको एक पैशन बन जाता है। तो जो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि 70-80 साल का भी इंसान जवान है और 25 साल का भी वो अपने को कहता नहीं मैं तो लिफ्ट से जाऊंगा, मिशन सिटी से जाया नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इन्होंने एक मेरे को पॉइंट इस पर, मतलब मुझको ध्यान आई ये बात कि एक एज के बाद जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, डिसिप्लिन आदमी में आ जाता है। लेकिन ये जो आपने 25 साल वाली बात कही है, वाकई 25 साल क्या, मैं आजकल देखती हूँ कि छोटे बच्चे भी, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हर वक्त मोबाइल, आईफोन, टीवी और इसमें लगे रहते हैं। लेट नाइट्स, लेट मॉर्निंग्स, ये उनका लाइफस्टाइल हो गया है। तो अभी से उनको कैसे समझाएं, आगे आने में तो उनको फिर उस दिक्कत का सामना होगा। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे अब आपका छोटा बच्चा है, 2 साल का है या 10 साल का हो रहा है, आप ये समझे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है या वाइफ हाउस मेकिंग, होम मेकर है। आप जब घर में हो तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा बच्चे को क्वालिटी टाइम दो। मोबाइल को रखो साइड पर, क्योंकि हमें हर बजर पे, हर साउंड पे वो मोबाइल देखना है। बिल्कुल। और रात को सोते भी मोबाइल को अपने साथ रखना है। चाहे देखो क्या होता है कि जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज करना पड़ता है ना, तो आत्मा को भी चार्ज करना पड़ता है। क्योंकि सारा दिन हम कितने लोगों से मिले, कितने तरह के संस्कार के लोग थे, हर तरह का एक वातावरण में होता है। तो अंदर हमारा क्रोध भी होगा, मिठास भी होगी, सब कुछ होगा। इसी तरह घर में हम क्या आते हैं, जो अपना काम है ना वो बाहर छोड़ के आए। जो घर में है तो एक फैमिली को टाइम देना है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चों को एक लग्जरी चीजें दे दें, बट ठीक है ये ला दिया बेटा, हमारे पास टाइम तो है नहीं, आपको पता है मैं सो जा रहा हूँ। आप जिस टाइम बच्चे को जरूरत है, चाहे आपने उसके बच्चे के साथ गेम खेलनी है, पेरेंट टीचर मीटिंग जाना है, कई बच्चा कह रहा है मुझे समर वेकेशन में लेके जाओ, जब आपके पास समय नहीं है तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी। तब आप ये चीज को बहुत आपको रिग्रेट होगा कि जो जिस टाइम बच्चे को जरूरत है हमने दी नहीं। तो चाहे मदर फादर को कहेगी, फादर मदर को, तो एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय आप एक क्वालिटी टाइम दो। और मैं महसूस करता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप हाउस वाइफ हैं, आप होम मेकर नहीं भी हैं, वर्किंग वुमन भी हैं और हाउस वाइफ भी, खाना भी आपने। तो मैं इधर एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे हेल्थ की बात करी ना, तो जैसे घर की जो वुमन लेडी है खाना बनाए, चाहे मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, तो जो वो वाइब्रेशन आएंगी ना वो मेड रखने से नहीं आएगी, आप समझो बात। तो एक घर का एक एनवायरनमेंट अलग, एक माहौल ही चेंज हो जाता है, खुशी होती है।
आपकी इनकम चाहे बिल लिमिटेड, आपका घर चाहे 2 बेडरूम का है, लेकिन वो कोई 3 बेडरूम कोठी से कुछ खुशी नहीं आती, खुशी अपने लोगों से आती है। तो यही मेरा मानना है इसी नंबर। तो राजन जी, आपने तो बहुत अच्छी बात की और ये बात उनकी बहुत मीनिंगफुल है कि खुशी अपने लोगों से होती है। तो अपने लोगों के साथ जुड़े रहिए। और राजन जी, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योतिका जी, आपका भी बहुत अच्छा लगा और फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। रेडियो द्वारका के साथ जुड़े रहें और अपने कमेंट्स लगातार भेजते रहिए। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है नीचे। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। धन्यवाद।